हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज कुमार और मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में सिलेक्ट हूँ। और मैं आप लोग के लिए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जितने भी छात्र कर रहे हैं उनके लिए मैं इस चैनल पे वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, जिनका भी 1 और 2 मार्च को जिनका एग्ज़ाम हो गया है और जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए वीडियो वरदान साबित होगा, क्योंकि 2 दिन का एनालिसिस करने के बाद देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से साइंस का पूछा जा रहा है, उसी से क्वेश्चन छाट करके हम लेकर के आए आप लोग के बीच में। तो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है डीएलएड का, वो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर एग्जाम में पक्का है, इस वीडियो से सिर्फ मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए और फटाफट से कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसको क्लियर कर देंगे। ज़्यादा समय आप लोग को नहीं लेंगे क्योंकि समय बड़ा कीमती है। सवाल है पहला फ्रेंड कि कांच का ऐसे मात्रा कांच का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो कांच का ऐसे मात्रा सबको पता होता है कि जूल होता है। ठीक है, राइट आंसर आप लोग बताते जाएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में, जिनको भी पता होगा वो आंसर हम यहाँ पे बगल में भी लिख दिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन टोटल वीवीआई क्वेश्चन है, पक्का आपको देखने को मिल ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है? तो दूरी की इकाई होती है। ठीक है, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि बल का ऐसे मात्रक, यूनिट पूछ दिया है, ऐसा मात्रक पूछ दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 से 6 क्वेश्चन जो है आपको खाली ऐसे मात्रक से, क्योंकि हर एग्जाम में जो है ना, हर रोज एग्जाम में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में एक ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है। तो ऐसा मात्रक जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको हम ऐड कर दिए हैं। 3 का क्या होगा राइट आंसर? तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्या है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है, मतलब खगोलीय इकाई का संबंधित है, किससे संबंधित है? खगोलीय इकाई की दूरी कहाँ से कहाँ मापी जाती है? सो सवाल को कहने का मतलब हुआ क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी से उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है और खगोलीय इकाई में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पार्सेक इकाई है, यानी पार्सेक किसकी इकाई है? इकाई बोले या यूनिट बोले, यूनिट का ही इंग्लिश होता है इकाई। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर की बात करें क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा दूरी। पार्सेक की इकाई होती है दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का, यहाँ पे बहुत से गलती कर देते हैं, कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मतलब कैंडेला होता है, लेकिन यहाँ पे ल्यूमेन है तो ल्यूमेन का ज्योति फ्लक्स याद रखेंगे। ठीक है, ज्योति तीव्रता जो होता है वो कैंडेला का होता है, याद रखिएगा कैंडेला का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इकाई है किसकी है? तो पास्कल जो होता है वो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। राइट आंसर की बात करें बी होगा। जिनको भी आंसर पता फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे फ्रेंड्स। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यहाँ से आपको देखने को मिल ही जाएगा एग्जाम में। कैंडेला मात्रक है, यानी कैंडेला अभी जस्ट हम आपको बता गए थे कि कैंडेला किसका है, जरा बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में। इसके हम बताने वाले आंसर नहीं है क्योंकि अभी जस्ट हम चर्चा करके गए हैं। ठीक है, कैंडेला किसकी इकाई है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बने रहेंगे वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जूम आउट हो गया था। सवाल अगला कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? सबको पता है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो जूल होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि विद्युत मात्रा की इकाई, यानी विद्युत मात्रा किसमें मापी जाती है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। सवाल मात्रा लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझना होगा कह क्या रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है कि ऐसे पद्धति में लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक, लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है? तो डायोप्टर में मापा जाता है। राइट आंसर की बात करें बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पहुंच चुके हैं। और ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है फ्रेंड्स वो डेसिबल में मापा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर की बात करें ऑप्शन में डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तापमान की ऐसा मात्रक, तापमान को किस में मापा जाता है? तो तापमान को केल्विन में मापा जाता है। ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। बस फ्रेंड ये 13 क्वेश्चन जो था जो आपको ऐसे मात्रक से रिलेटिव था, यहाँ से आपको एग्जाम में एक ऐसे मात्रक मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट करके लेकर आए हैं। क्वेश्चन है कि अदिश राशि है, अदिश राशि में से कौन है? तो आप पढ़ चुके होंगे, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। अब सदिश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करें। ऐसे आप लोग पढ़ चुके होंगे जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों हो।
ठीक है, वो सदिश कहलाएगा। और जिसका केवल परिमाण हो, ठीक है, तो वो अदिश राशि कहलाएगा। तो यहाँ पे अदिश पूछा है, तो कहने का मतलब कि बल अगर लगता है तो कोई नहीं कहीं दिशा में होता है, ठीक है। तो ये तो सदिश हो जाएगा। संवेग पी बराबर क्या होता है, एम वी, यानी द्रव्यमान भी इसका वेग भी है, तो सदिश हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। लेकिन ऊर्जा का कोई परिमाण नहीं होता है, यही कारण है कि अदिश राशि। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश राशि फिर से पूछ दिया फ्रेंड्स। तो राइट आंसर बताना आप लोग को। अभी जस्ट हम चर्चा करके गए थे, ऑप्शन नंबर इसका देखे थे, पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है। ये सदिश राशि है संवेग, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में जो तैरा जाता है तो ये न्यूटन की तृतीय गति नियम का पालन करता है, क्योंकि जब आप हाथ को पीछे पानी को धक्का देते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है, न्यूटन की तृतीय गति के नियम का पालन करता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं। बिल्कुल सब पढ़ लिए होंगे कि न्यूटन का जो प्रथम नियम था वही जड़त्व का नियम है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट का भी वही कंडीशन है कि रॉकेट जो होता है वो रॉकेट भी न्यूटन के तृतीय गति नियम, क्योंकि इसके पीछे से धुआं निकलती है, तेजी से आप प्रेशर मारता है तो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया ये न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण ही होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला है ये देखिए, आपको ये फर्स्ट दिन यानी 1 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। बल गुणनफल है, यानी बल का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल पढ़ चुके होंगे, एम इंटू ए। और ये आपको एग्जाम में डीएलएड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इसलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए फ्रेंड्स। ये होता है देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एम को द्रव्यमान कहेंगे और ए को त्वरण। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण को ही बल कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, ठीक है। जरा बताइए फटाफट से क्या होगा। राइट आंसर क्या पूछा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ठीक है ध्रुव की ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे, तो क्या होगा जी का मान। तो ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ता है, ध्रुव पे बढ़ता है, ठीक है। ध्रुव से अलग जाएंगे तो घटता है। याद रखना है कि ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। ध्रुव से है ना, मूल बिंदु जो ध्रुव होती है, अगर यहाँ ध्रुव पे रहेगा तो बढ़ेगा, ध्रुव से बाहर जाएगा तो घटेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आ चुके हैं। क्वेश्चन टोटल लाजवाब क्वेश्चन है। सवाल है कि शरीर का वजन ऑप्शन इसको पढ़ना पड़ेगा कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है। पहला है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है। दूसरा, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी की तुलना में पहाड़ी क्षेत्र पर अधिक होता है। तो अभी हम जस्ट बता गए थे कि ध्रुव पे क्या होता है, जी का मान सबसे अधिक होता है, तो ध्रुवों पर अधिकतम मान होता है, ठीक है। ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम, ध्रुव से अलग जाएंगे तो घटता है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला फ्रेंड देखेंगे। सवाल है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है, फटाफट से बताना है। राइट आंसर की बात करें तो जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। पता होगा सबको कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। क्या होता है, ये जम जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या कर जाता है, खौल जाता है। लेकिन जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से बताना है कि बादल जो होते हैं वो किस कारण से वायुमंडल में तैरते रहते हैं। क्या निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या निम्न तापमान। तो ये होता है निम्न घनत्व के कारण जो होते हैं वो बादल तैरते रहते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या पूछा है इसमें कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों। बिल्कुल पकता है, लेकिन क्यों, आखिर कारण पूछा गया है। ऑप्शन 1 में है कि अधिक दाब रहने के कारण उबलते पानी का तापमान कम हो जाता है। दूसरा, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला, अधिक दाब के कारण उबलने का पानी का ताप बढ़ जाता है। या प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा।
तो राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे 24 नंबर सवाल का आंसर का राइट आंसर हो जाएगा कि अधिक दाब, प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो सीटी मारता है वो। अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का ताप बढ़ जाता है, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा जो होती है, सूर्य जैसे धूप हम लोग को पड़ता है तो गर्मी लगने लगता है, तो आखिर गर्मी क्यों लगता है, ठीक है, वो उसका कारण क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखना, पहला ऑप्शन है कि आयनन द्वारा या नाभिकीय संलयन ऊर्जा या नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा। तो कहने का मतलब कि सूर्य जो है वो सूर्य से रोशनी निकल रहा है, ठीक है, रोशनी निकल रहा है, तो सूर्य में ऐसा कौन सा क्रिया हो रहा है जिससे वो रोशनी निकल रहा है, तो सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम मिलने से एक विशाल ऊर्जा का मुक्त होता है। पूछ देता है कभी कभी कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से नाभिकीय संलयन होता है, जिससे विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। और यहीं पे एक रहता है कि परमाणु बम किस पर आधारित होती है, तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित होता है। यह सवाल एग्जाम में पूछा गया और पूछने की संभावना है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन कि डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है वो किस रूप से किस रूप में, यानी ऊर्जा के किस रूप में बदलता है। बिल्कुल, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। और बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन हम आप लोगों को समझाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए डायनेमो जो होता है ना, ये पंखा जो है, ठीक है, ये क्या करता है, घूमता है तेजी से, तेजी से घूमता है, तो क्या इसमें से बिजली उत्पन्न होने लगती है डायनेमो। तो इसका काम यह है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है। जनरेटर देखे होंगे शादी ब्याह में, तो उसको क्या किया जाता है कि पीछे एगो लगा रहता है, आगे में मशीन टाइप का लगा रहेगा, उसमें घूमता रहता है चक्का, तो ये यांत्रिक ऊर्जा घूम रहा है तो यांत्रिक, और पीछे से क्या हो रहा है, इसमें डायनेमो लगा हो, ये क्या कर देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एक विद्युत मोटर होता है फ्रेंड्स, तो विद्युत मोटर जो है कि उसमें पहले करंट देंगे तब वो नाचेगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, घूमना मतलब यांत्रिक ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे फटाफट से कि निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा नहीं है, क्या पूछा है, इसका राइट आंसर बताना है। तो चलती हुई गोली चलेगा तो कंफर्म है कि गति तो होगा, तो गतिज ऊर्जा इसमें होगा। चलता हथौड़ा, ये भी अगर चल रहा है तो भी तो गतिज में होगा। बहता हुआ पानी, ये भी बह रहा है तो गतिज ऊर्जा होगा। खींचा हुआ धनुष जो है, तो ये एक निश्चित सीमा तक ही होता है, तो इसमें जो है ना फ्रेंड्स, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा इसमें नहीं होती है। ऑप्शन जो है, अब यहाँ पे खींचता हुआ नहीं है, खींचा हुआ धनुष, अब धनुष जो है इसको खींच दिए नहीं थे, तो क्या इसमें गतिज ऊर्जा रुक जाएगा, नहीं, जितना अब खींचा गया, खींचा हुआ है, खींच रहा नहीं है, खींचता हुआ धनुष नहीं है, खींचा हुआ धनुष। तो ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना होगा, इसके बाद ही इसमें क्लियर हो पाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वॉशिंग मशीन मतलब कपड़ा खींचने वाला जो मशीन होता है का कार्य सिद्धांत है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बेहद ही खास क्वेश्चन है। क्या अपकेंद्रीय अपोहन या अपकेंद्रीय विसरण। तो राइट आंसर की बात करें हम कि ये जो वॉशिंग मशीन जो होता है वह अपकेंद्र बल के कारण होता है, ठीक है, अपकेंद्र बल के कारण वो सिद्धांत अपकेंद्र सिद्धांत पे ही कार्य करता है, वो राइट आंसर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि लैंप की बत्ती, जैसे लालटेन होता है या डिबरी, जिसको हम लोग गाँव में डिबरी बोल दिया जाता है, बत्ती जलते रहता है तो उसमें नीचे से तेल चढ़ जाता है उस बत्ती में। तो ये पूछा है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ जाता है। क्या दाब अंतर होता है इसके वजह से, कोशिका घटना होती है, या तेल की कम श्यानता होती है, या तेल में कार्बोक्सिलिक समूह होता है। राइट आंसर की बात करो फ्रेंड्स, तो ये केशिकीय घटना कारण, ठीक है, केशिकीय घटना के कारण जो होता है वो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। बहुत से यहाँ पे पृष्ठ नौ की घटना से रिलेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में 30 पहुंच चुके हैं कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से सीधा खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों। अंतरिक्ष यात्री जो है वो अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं खड़ा रह सकते हैं, समझिएगा। ऑप्शन क्या है, पहले कि गुरुत्व नहीं होता है, दूसरा वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है, या सौर वायु ऊपर की ओर बहने लगती है, वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। राइट आंसर बताना है आप लोगों को, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अंतरिक्ष यात्री में गुरुत्व बल नहीं लग पाता है, जिसके कारण से जो है वो यात्री वहाँ पे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्यानता की इकाई है। आखिर श्यानता की इकाई क्या है, तो श्यानता का याद रखिएगा पॉइज है, ठीक है, पॉइज लिखता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है, यानी उत्प्लवकता का नियम कौन वैज्ञानिक दिया था, ये पूछा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि नदी उदी में जब कोई व्यक्ति तैरते रहता है तो उसका पूरा शरीर निचले रहता है, लेकिन उसका जो सर रहता है वो ऊपर रहता है। तो कोई वस्तु डूबती है तो उसको कुछ अंश ऊपर रहता है, यानी नीचे से एक बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं, तो है ना, उत्प्लवकता बल कहते हैं। लेकिन ये दिया किसने था, तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग को आंसर पता है तो कौन ऑप्शन फटाफट से बताते जाएंगे मेरे बताने से पहले फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाल है कि पानी में लोहे की सुई जब डूब जाती है, पानी में जब लोहे की सुई क्या हो जाती है, डूब जाती है, लेकिन जहाज तैरता रहता है, वो तो लोहा का ही रहता है लेकिन वह नहीं डूबता है, तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पास्कल का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, केपलर का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है? राइट आंसर बताना। तो अभी हम जस्ट बता गए थे फ्रेंड्स, ठीक है। ये किसका सिद्धांत है कि पानी में कोई वस्तु डूबती है तो नीचे से एक बल लगता है, उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, और ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार ये ऐसा होता है कि जहाज तैरता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल उस ढंग से बनाया जाता है, बड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 कि गुरुत्वाकर्षण का, यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के, तो गुरुत्वाकर्षण का पढ़े न्यूटन ही दिया है, ठीक है, न्यूटन दिया है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, ठीक है, तो उसमें से क्रीम के कारण अलग हो जाता है, या किसके कारण होता है? दूध को जब प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम जो घी होता है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। उसका कारण क्या है, ठीक है, राइट आंसर बताना है। तो इसका मूल कारण है अपकेंद्री बल, ठीक है, अपकेंद्री बल के कारण होता है। जब अगर केंद्र की ओर लाया गया तो वो कहते हैं अभिकेंद्र बल, जो चारों सतहों पे पूरे लग जाते हैं तो अपकेंद्री बल कहलाता है। राइट आंसर की आप बात करें तो ऑप्शन नंबर के यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है और कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। आप लोग वीडियो में शुरू से बने हैं तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड, छाट के लाया हुआ। सवाल है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर तैरते रहते हैं, आखिर क्यों? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ, वो अपना न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरना चाहते हैं। यही कारण है कि पानी की सतह पे जो है वो कपूर का टुकड़ा नाचता हुआ रहता है। आप पेन का रिफिल होता है, अगर पानी में गिराएंगे तो डिजाइन टाइप से कट जाएगा, या आप जहाँ पे नहाते होंगे छकापल पे, वहाँ पे साबुन अगर गिर जाता है तो वहाँ पे पानी तुरंत साइड हो जाता है। तो ये सब घटनाएं जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण है। बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे तो पूरा डिटेल नॉलेज होगा इसके बारे में। चलिए कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी करें, हम ज़्यादा बात ना करें। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहाँ बनता है, यानी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो मनुष्य की आंखों में तो बनता है, लेकिन मनुष्य की आंख में कौन से स्थान पे बनता है, ये पूछा गया है। तो ये बनता है फ्रेंड्स रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेहद ही खास है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो बनता है वो किस कारण से बनता है? तो ये अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है, ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ सवाल कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में जो विक्षेपण मतलब क्या होता है, बट जाना। तो कौन सा ऐसा रंग है, इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा रंग बढ़ता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा अधिक होता है। यहाँ पे विचलन ना दे करके विक्षेपण दे दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, लाल रंग का विक्षेपण कम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य में तो 7 रंग है, लेकिन 7 रंग मिल जाने से सफेद रंग बन जाता है। ये न्यूटन के नियम दिया गया था, ठीक है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन यही काम किए थे कि एक प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश गुजारा तो 7 रंगों में विभक्त हो गया, लेकिन 7 रंग दूसरे प्रिज्म में जब गुजारा गया तो फिर से श्वेत बन गया। तो कहने का मतलब सूर्य के रंग में 7 रंग होते हैं, ठीक है, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था फ्रेंड। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हर तरह का आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? ठीक है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? का आयाम से होता है, तरंगदैर्घ्य से होता है, तीव्रता से होता है, वेग से होता है। राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है वो तरंगदैर्घ्य से होता है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य से होता है। गर्त और शीर्ष के बीच की दूरी जो होती है तरंगदैर्घ्य कहलाता है, इनके बीच के निर्धारण होता है।
चलिए यहाँ पे डिटेल समझाएंगे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाने हैं तो ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आप लोग को साइड इफेक्ट इसका। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बेहद ही खास क्वेश्चन है। क्या तरंगदैर्घ्य समान रहती है, क्या आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो समान रह जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य घट जाता है लेकिन आवृत्ति समान रहती है। अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। बेहद ही खास क्वेश्चन, रेलवे एसएससी हर एग्जामों में पूछा गया है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि प्रकाश बढ़ जाता है, नीले रंग का सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, यही कारण है कि आकाश नीला प्रतीत होता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन बचा है। सवाल है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित कौन सा रोग है इनमें से, तो चेचक जो है एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु यानी वायरस, क्या वायरस, तो वायरस से चेचक जो होता है से वायरस के कारण होती है। चलिए अगले क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, 5 मिनट के बाद और बचे हुए हैं कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है। विकार यानी रोग होता है। ठीक है, तो अनुवांशिक रोग कौन सा है। ठीक है, अनुवांशिक आने मतलब जो दादा माता पिता को होता है वो बच्चों में हो जाता है, अनुवांशिक रोग कहलाता है। तो हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है। इसमें हीमोफीलिया में व्यक्ति का शरीर किसी कारण से कट छट जाता है तो रक्त हमेशा बहता रहता है और रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, खून ज़्यादा मात्रा में बह जाने से बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है इस रोग में। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किससे बनता है। ठीक है, फ्यूज तार जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखिएगा टीन और शीशा का बना होता है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है लेकिन आप याद कर लेंगे टीन और शीशा का। ठीक है, टीन और शीशा का बना होता है। ऑप्शन की बात करें बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि तारपीन का तेल, ये मच्छर भगाने में सबसे ज़्यादा काम करता है। तारपीन का तेल अगर मिलता होगा ठीक है तो यूज कर सकते हैं। गुड नाइट जो आता है उसमें डाल करके यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो ये जो चिड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। जीवाणु है, जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु जनित रोग का नाम बताना है। तो ये जो हैजा जो है वो जीवाणु से कारण होता है। राइट आंसर क्या बात करें हम, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे। चलिए आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। 49 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो देखिए 9 नवंबर को अगर कैंसर दिवस बोले ना, ठीक है, सॉरी एड्स दिवस, तो 1 दिसंबर, याद रखिएगा ये पूछ दिया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। और आज का आखिरी सवाल हम आंसर भी दिखा दिए आप लोग को। क्या है सवाल में कि आधुनिक आवर्त सारणी में से किस आवर्त में 32 तत्व हैं। तो 32 तत्व जो आवर्त संख्या 6 में जो है वो 32 तत्व हैं, सबसे ज़्यादा इसी में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सॉरी इसमें नहीं है, आवर्त संख्या आपको जो 32 तत्व है 6 में। ठीक है, डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा तत्व हैं 40। तो यहाँ तक आपको टोटल क्वेश्चन 50 क्लियर करवा दिया। उम्मीद है कि इस यहाँ से आपको पक्का एग्जाम में 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे साइंस का। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, और अभी आप लोग का रेगुलर क्लास चलता रहेगा जब तक पूरा एग्जाम ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।